हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने नया लेक्चर लेकर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने अभी तक पढ़ लिया है चैप्टर 10 हम लोगों का चल रहा है केमिस्ट्री में। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। कल हमने पढ़ा था काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ा था हमने, आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये तो हमने देख लिया, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया, लेकिन इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी थी, तो हम वो देखते हैं। एक अल्फ्रेड वर्नर करके हैं, अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है। अल्फ्रेड वर्नर 1893 समथिंग में दिया था, ठीक है। अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी जो दी थी वो बेस्ड किस पे थी? वो बेस्ड थी बॉन्डिंग पे, ठीक है। बॉन्डिंग किसकी बॉन्डिंग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जो कंपाउंड्स हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं किस तरीके से बन रहे हैं। नॉर्मली तो हम देखते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कि किस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं या रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके बारे में स्पेसिफिक स्टडी किसने करी? तो वो की थी अल्फ्रेड वर्नर ने। सबसे पहला मतलब इन्होंने मतलब बोल सकते हो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था किस में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडीज़ में, ठीक है। तो इन्होंने स्टडीज़ में क्या किया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन्होंने बॉन्डिंग देखी, ठीक है। साथ में इन्होंने स्ट्रक्चर्स देखे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके बीच में किस टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं और साथ में उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि हम लोग ने PCl5 का देखा या फिर आपका P2O5 का स्ट्रक्चर देखा, हमने बहुत सारे 17 ग्रुप में 18 ग्रुप में सबके स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी कुछ ना कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर्स होंगे, बॉन्डिंग होंगी, कितने लोन पेयर, कितने सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इसमें मिलता है। तो ये सब स्टडी किसने किया? अल्फ्रेड वर्नर्स ने किया, ठीक है। साथ में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर तो देखा ही देखा, साथ में इन्होंने इसकी फिजिकल, केमिकल और आइसोमर्स जो हमने देखा था, आइसोमेरिज्म कल देखा था हमने टॉपिक। आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो उसके बारे में भी इनने स्टडी करी थी, अल्फ्रेड वर्नर ने, ठीक है। अच्छा, इनके क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं, जनरली पूछा जाता है। दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इसमें। एक तो वर्नर्स की थ्योरी है कोऑर्डिनेशन, इसको बोला जाता है इस थ्योरी को, थ्योरी इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी, ठीक है, उसका नाम है क्या? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएगा, राइट डाउन दी पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो आपको 5 to 6 वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी मतलब कि पोस्टुलेट का मतलब कि किस पे बेस्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके क्या थे। तो इस तरीके से इनकी थ्योरी डिस्कवर की गई कोऑर्डिनेशन पे, और वो हम पोस्टुलेट्स अभी 1 by 1 स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं बता देती हूँ, इसके अलावा और भी साइंटिस्ट आए। इस चैप्टर में हमें 2 ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है, या इसमें अगर पूछे जाने वाली जो थ्योरी हैं वो 2 ही हैं, एक तो वर्नर्स है और एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अलावा भी साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि BVT है, ठीक है। थ्योरीज में बताती हूँ, एक है CFT है, ठीक है, LFT है एंड MOB है। अब इनके फुल फॉर्म क्या है? मतलब वर्नर थ्योरी तो थी लेकिन इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज दी गई हैं। VBT का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी आपको सिलेबस में दी गई है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, और एक ये है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है पर मोस्टली यही पूछी जाती है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अभी हम देखेंगे। CFT, LFT और MOB जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। CFT का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT का मतलब लिगेंड फील्ड थ्योरी, एंड MOB का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड या बॉन्डिंग, ठीक है।
ये कुछ चार मतलब अल्फ्रेड के अलावा, ये अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी के अलावा कुछ अलग से थ्योरीज भी दी गई, किस पे बेस्ड थी, और ये सारी ये बेस्ड थी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। मतलब इन सब थ्योरीज में जनरली किसके बारे में स्टडी की गई है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी की गई है। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं वार्नर थ्योरी के बारे में, इसके पोस्टुलेट देखते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या क्या इसके दिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या पोस्टुलेट्स क्या हैं कि इसके, वो देखते हैं। पोस्टुलेट्स यही इम्पॉर्टेंट है, ये लिखने को आते हैं, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट्स है, अल्फ्रेड बर्नर ने क्या बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें आपकी क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम होती है, ठीक है। ये जो है ये क्या करती है, अच्छा मैं जो है आपको बता रही हूँ, किस तरीके से बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। बुक में आपको लंबा लंबा दिया है, मैं शॉर्ट में बताऊँगी एक एक पोस्टुलेट्स को, जिससे कि आपको इजीली वो याद हो जाए। तो जो नोट्स आप बनाएंगे, या तो आप पूरा पॉइंट लिख के मतलब जैसा बुक में लिखा है वैसा आप कर सकते हो, या जैसे शॉर्ट में मैं बता रही हूँ उससे अगर आप लिखोगे तो उससे आपको क्या होगा, ईजी रहेगा वे ऑफ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ ये इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने पहला पोस्टुलेट ये दिया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है, किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सेंट्रल मेटल आयन आपको पता ही है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होती है, मैंने बताई है, लिगेंड से जो कनेक्ट रहती है, सेंटर में रहती है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड अपना लोन पेयर देता है। अब सेंट्रल मेटल आयन का जो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो 2 टाइप्स की ये क्या करती है, शो करती है, shows 2 types of वैलेंसी, ठीक है। इन्होंने वैलेंसी मतलब बॉन्ड्स के ऊपर, हमें पता है इन्होंने किसके ऊपर थ्योरी दी है, एक तो स्ट्रक्चर के ऊपर दी है और एक बॉन्डिंग के ऊपर। तो वैलेंसी इन्होंने बताया क्या कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करती है, 2 टाइप की वैलेंसी शो करती है। कौन कौन सी वैलेंसी शो करती है, पहली शो करती है ए, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, एंड सेकेंड शो करती है, बी शो करती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है जो आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, आयोनाइजेबल, एंड सेकेंडरी का मतलब होता है नॉन आयोनाइजेबल। अब दोनों का मीनिंग, आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल से क्या मतलब है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, सेंट्रल मेटल आयन दोनों वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब होता है, इसका और अगर हम मतलब निकालते हैं, प्राइमरी का मतलब होता है शो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन में आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया आपको किस बेसिस पे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकालते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर हमने 11th में भी पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर की 11th की वीडियो डली हुई है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो वो कहलाते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम निकालते हैं, जनरली कैलकुलेट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे K4FeCN6 हमने लिखा और होल ब्रैकेट में यहाँ 6 लगा दिया, दैट इज नोन एज क्या है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और उतने कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे ही बॉन्ड बनते हैं, मतलब 6 अगर दिया है तो 6 बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है, 4 दिया है तो 4 बॉन्ड मिलेंगे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि ये 2 तरीके से शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों शो करता है। सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो जनरली फिक्स्ड सेकेंडरी
वैलेंसी शो करता है, ठीक है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब आप समझ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कहने का मतलब ये नहीं कि कभी 3 जुड़ गया, कभी 7 जुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। या तो 6 है तो 6 ही जुड़ेंगे, 4 है तो 4 ही जुड़ेगा, 2 है तो 2 ही जुड़ेगा। मतलब एक क्या रहेगा, स्पेसिफिक फिक्स्ड नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, और वो भी सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। मतलब सेंट्रल मेटल आयन ने बताया तो कि कभी कभी प्राइमरी और सेकेंडरी शो करता है, लेकिन दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि जनरली फिक्स्ड अमाउंट में वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है। सेकेंडरी वैलेंसी भी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स्ड होता है, 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे कम नहीं होता, मतलब किसी एक स्पेसिफिक नंबर में होता है। थर्ड आते हैं, थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया थर्ड पॉइंट दिया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगा, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, शो करेगी, मतलब ये हैव आप लिख सकते हो, शोज डेफिनेट स्पेस एंड फिक्स्ड पोजीशन, डेफिनेट शेप, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। मतलब क्या करेगा, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, किस कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा, सीधे सीधे आप बोल सकते हो, वो क्या करता है, एक डेफिनेट स्पेस प्रोवाइड करता है, डेफिनेट मतलब अपना एक डेफिनेट स्पेस कवर करता है, साथ में वो फिक्स्ड पोजीशन या एक ज्योमेट्री से लगा हुआ होता है, किससे, सेंट्रल मेटल आयन से। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बोलें तो जैसे CuCl2.4NH3 ये एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या करता है, जनरली टेट्राहाइड्रल स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। मतलब हमें तो पता ही है, वैसे तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि हर एक कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री या कुछ ना कुछ उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये अलग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने क्लियर भी किया कि सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करो, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके बेसिस पे हम sp3 sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्मल कंपाउंड्स ही दें, ये कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स भी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, उन्होंने बताया। और वो क्या करते हैं, एक डेफिनेट स्पेस प्लस फिक्स्ड पोजीशन की ज्योमेट्री कवर अप करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो CuCl2 का .4NH3 ये टेट्राहाइड्रल स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री शो करता है। इसके पोस्टुलेट देखते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया था इन्होंने, फोर्थ पोस्टुलेट कहा था, ही हैज़ डिफाइन एटम्स एंड, या आप बोल सकते हो ग्रुप्स हैव, मतलब उन्होंने बोला कि 2 स्पेस होंगे, मतलब इन्होंने अल्फ्रेड बर्नर्स ने बताया हैव 2 स्पेस, 2 काइंड्स ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। स्फीयर्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मतलब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये ऑलरेडी किसने बताया था, अल्फ्रेड बर्नर्स ने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने 2 स्फीयर बताए, एक बताया इंटरनल स्फीयर, एक बताया एक्सटर्नल स्फीयर। मतलब इन्होंने कहा कि जो एटम्स रहेंगे या ग्रुप्स रहेंगे, कौन से एटम, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन रहेगी, ये ग्रुप्स रहेंगी। ग्रुप्स मतलब आप बोल सकते हो लिगेंड्स वगैरह जो रहेगा, उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने डिफाइन किया कि जो एटम्स हैं या लिगेंड्स हैं वो 2 काइंड ऑफ स्फीयर्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एक है इंटरनल स्फीयर, एक है एक्सटर्नल स्फीयर। इंटरनल स्फीयर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे, मतलब आप समझ जाओ किसकी बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। और एक्सटर्नल स्फीयर मतलब बाहर का स्फीयर, जिसका मतलब होता है आयोनिक स्फीयर। मैंने दोनों बताए हैं आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और आयोनिक स्फीयर K4 FeCN
6। इसमें आप बताइए कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कौन सा आयोनिक। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जहाँ पे आपकी सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड प्रेजेंट है। आयोनिक स्फीयर बाहर का स्फीयर, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हो, जैसे कि CuCl2.5NH3, ठीक है। इसको लिखा हमने नॉर्मली है, लेकिन अगर आप लिखोगे किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो आप बिल्कुल इसको ब्रैकेट की तरह शो करोगे और उसके अंदर लिखोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, मतलब 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे किसके, वार्नर्स थ्योरी के। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पहले मेंशन करना है। अब हम देखते हैं VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, ये जो थी थ्योरी ये सक्सेसफुल थी, इसका कोई भी लिमिटेशन, कोई भी ड्रॉबैक नहीं था। VBT जो हम देखेंगे उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए वो क्या थ्योरी है। एंड देन फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड थ्योरी हमारी VBT का मतलब क्या बताया मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, शॉर्ट में मैं आपको समझाती जाती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से नोट्स बना लोगे तो आपको इजीली अंडरस्टूड रहेगा, और अगर इतने बड़े बड़े पॉइंट्स आप याद नहीं रख सको तो ये इस तरीके से अगर याद रख लोगे तो लिखने में आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, पॉलिंग ने दी थी, ठीक है। ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी क्योंकि इसने काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। वैलेंस बॉन्ड नाम से ही मतलब पता चल रहा है रिलेटेड किससे है, बॉन्ड से रिलेटेड। मतलब इन्होंने भी, मतलब पॉलिंग ने भी मतलब स्टडी करा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। इन्होंने जनरली किसके बारे में बताया, इन्होंने बताया टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब या बॉन्डिंग, मतलब इन्होंने जनरली किसके बारे में स्टडी किया था, इन्होंने स्ट्रक्चर स्टडी नहीं की है, इन्होंने क्या किया, बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा मेनली, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस किस टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं, इन्होंने वो देखा, और मतलब किस बेसिस पे वो बॉन्ड बनते हैं ये इन्होंने देखा। वार्नर ने क्या किया था, वार्नर्स ने क्या किया था, स्ट्रक्चर देखा था, ज्योमेट्री देखी थी, प्लस उसका बॉन्डिंग भी देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म, सभी कुछ देखा, ऑलमोस्ट उन्होंने सभी कुछ देखा। लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या किया था, पॉलिंग ने टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखी थी, और वो भी किस में देखी थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। CC मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इनके जो पोस्टुलेट्स हैं ये क्या हैं, पोस्टुलेट्स हैं, हम 1 बाय 1 देखते हैं। Ca में मतलब सेंट्रल मेटल आयन या एटम। उन्होंने बोला, पॉलिंग ने, इनके अकॉर्डिंग पहला पोस्टुलेट ये था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है मस्ट कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब उन्होंने बताया कि जो बॉन्ड बनेगा सेंट्रल मेटल आयन का या एटम का लिगेंड के साथ, उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, कोई भी, वो S भी हो सकता है, वो P भी हो सकता है, वो D भी हो सकता है। तो इन्होंने बताया जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑब्वियसली कब बनता है, जब आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइटेड होके कहाँ आ जाते हैं, आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, है ना। और तभी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेके पेयरिंग करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो इनका पहला पोस्टुलेट यही था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रहेंगे उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण वो क्या हो सकता है, बॉन्ड बनाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, मतलब जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये खाली है, अगर इसको फिल करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे उतना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, नंबर रहेगा। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल डिपेंड करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल बताता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वही मैंने बताया था, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। 6 का मतलब समझ जाओ, 6 ऑर्बिटल खाली, 4 मतलब 4 ऑर्बिटल खाली, 2 मतलब 2 ऑर्बिटल खाली। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो K4Fe CN6 हम लिखते हैं, या फिर NH3 लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं लिगेंड का नंबर, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ
ऑर्बिटल पे, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल खाली उतने ज़्यादा क्या लगेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे बेस्ड रहेंगे, लिगेंड पे, उतने ज़्यादा लिगेंड लगेंगे। ठीक है, सेकंड आते हैं न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर ऑल्सो नोन एज, जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे मतलब क्या होगा, एस या पी या डी जो भी ऑर्बिटल है उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पेयरिंग कर ली, स्टेबल हो गए, तो जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उनको उन्होंने नाम दिया, उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जनरली हम लोग बोलते ही हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो कहलाएंगे, मतलब जब पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ईओ का मतलब होता है, पूरा लिख देती हूँ, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू बॉन्ड विथ लिगेंड, मतलब जो भी सेंट्रल, अच्छा इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ कौन पेयर होता है, लिगेंड होता है, तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल खाली किसका रहेगा, ऑर्बिटल खाली रहेगा किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। कंफ्यूज मत होइएगा, बॉन्ड लोन पेयर कौन डोनेट करता है, लिगेंड डोनेट करता है, किसको करता है, सेंट्रल मेटल एटम को करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास खाली ऑर्बिटल है। खाली ऑर्बिटल को फिल करने के लिए क्या चाहिए उसे, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, किससे लेता है, लिगेंड से, तो बॉन्ड भी किसके साथ बनाएगा, वो लिगेंड के साथ बनाएगा। सेकेंड, मतलब सिंपल जनरल लैंग्वेज में उसने दिया हुआ, मतलब मैंने लिखा हुआ है आपको, अगर इस तरीके से याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ पॉइंट दिया कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन आप बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या होगा, दो तरीके के नेचर शो करेगा, ऑब्वियसली करता ही है, हमने पहले भी देखा है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, पूरा लिख देती हूँ मैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। दोनों में समझा चुकी हूँ, पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होता है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, यूपीई मतलब होता है अनपेयर्ड। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और पीई मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल आयन के पास या एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, अगर उसके पास पेयर्ड रहेंगे तो वो डायमैग्नेटिक शो करेगा। या आपको पता है जो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड वो पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल करेगा वो डायमैग्नेटिक, ये तो आपको पता होगा। तो ये दोनों नेचर शो करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, शोज दोनों आप लिख सकते हो, शो बोथ। ठीक है, पैरामैग्नेटिक भी डायमैग्नेटिक भी। फिफ्थ पोस्टुलेट दिया है ऑल कॉम्प्लेक्स फॉलो हुन्स रूल। हुन्स रूल 11th में पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला। क्या होता है, पहले हम ऑर्बिटल को सिंगल फिल करते हैं, ऑर्बिट जब पूरा फिल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इनकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो हुन्स रूल को फॉलो करेंगे, मैक्सिमम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पहले सिंगल फिल्ड होंगे, फिर उनकी क्या होगी, क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फिल होंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सी और यहाँ लिखा है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने लिया नाइट्रोजन है, यहाँ अमोनिया, 3 अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, हाइड्रोजन। अब क्या कर रहा है ये हाइड्रोजन, इसमें क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। ओवरलैपिंग मतलब इस तरीके से, यहाँ जो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर रहेगा और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर रहेगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब ही होता है इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसको ओवरलैपिंग बोला जाता है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हम लोग जनरली 11th में पढ़ चुके हैं। आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओवरलैपिंग का भी लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रहेंगे या बॉन्ड बनेंगे वो किसके थ्रू बनेंगे, ओवरलैपिंग के थ्रू। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना। और किस तरीके से बनेंगे, वैसे ही बताया था मैंने, मेटल से लिगेंड से मेटल की तरफ, मतलब जैसे कि Ni था तो हमने क्या किया था, इस तरीके से एरो शो किए थे, दिस इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको एरो को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला जाता है। तो ये कुछ पोस्टुलेट थे क्या, वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब इनके क्या हुए, इन्होंने बता तो दिया सब कुछ, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, कुछ लिमिटेशंस थे, ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे वो भी देख लेते हैं, 4 ड्रॉबैक हैं।
पहला, नॉट एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मतलब लिगेंड तो इन्होंने बताया, लिगेंड क्या होते हैं, हमें पॉजिटिव होते हैं, कैटाइनिक होते हैं, एनाइनिक होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन इन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, नॉट एक्सप्लेन अबाउट दी, ये ए बी लिखा है, इसका मतलब है अबाउट, ठीक है, अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब इन्होंने जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करी थी उन्होंने उसके बारे में ये नहीं बताया कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते भी हैं या नहीं करते हैं। ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का बताया तो कि नेचर शो करते हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। नॉट एक्सप्लेन अबाउट दी ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे वार्नर ने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री बताई थी कि बोला था कि हाँ वो कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री शो करते हैं, टेट्राहाइडल स्क्वायर पैनल, लेकिन इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ बॉन्ड के बारे में बताया, टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बताया और ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया। फिर ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है, पूरा लिख देती हूँ मैं, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इन्होंने ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसका, सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर क्या कर दें, लाइट इफेक्ट दें, लाइट इफेक्ट मतलब आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो उसमें अगर हम लाइट डाल देते हैं, मतलब कंपाउंड्स के ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो वो किस तरीके से वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं या कौन सा स्पेक्ट्रा देते हैं, कुछ इफेक्ट देते हैं या नहीं देते हैं, ये कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। मतलब लाइट से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में उन्होंने कोई भी इफेक्ट नहीं शो किया। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, इसके ड्रॉबैक भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको या तो इस तरीके से याद कर लीजिए या बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है एज इट इज पॉइंट को वैसे मेमोराइज कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं उनके यूजेस, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस किसके, इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेशन, इम्पोर्टेंस, या आप एक तरीके से बोल सकते हो एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन बोल दो या फिर आप इम्पोर्टेंस बोल दो किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है तो देखते हैं। सबसे पहले 4-5 यूजेस आपको मोस्टली लिखने को आ सकता है, तो आप लिख सकते हो कैसे कि सबसे पहले कहाँ यूज़ किया जाता है, इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर में जो हार्डनेस पाई जाती है कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के कारण, ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के कारण क्या होता है, वाटर में हार्डनेस पाई जाती है, हार्ड होता है वाटर, सॉफ्ट नहीं होता है, जिसको हम कंज्यूम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं EDTA, मैंने बोला था इस नाम को याद रखिएगा। EDTA मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। और हार्डनेस किस प्रोसेस के थ्रू हटाई जाती है, वो प्रोसेस कहलाती है टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन ये जनरली आपको प्रैक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल बेस्ड आपका दिया भी हुआ है। टाइट्रेशन में एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो कलर सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होने के कारण कलर कंपाउंड को कलरलेस कर देते हैं। वो आगे मैं बताऊंगी आपको डीप में कि टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन पे चाहो तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगी आपको, अगर समझना है आपको तो। लेकिन इस पे बेस्ड क्या होते हैं, जनरली प्रैक्टिकल्स आते हैं टाइट्रेशन पे। तो अगर हमें वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना है तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में EDTA का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कैल्शियम मैग्नीशियम हट जाएगा और वो प्रोसेस कहलाएगी टाइट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यूज़ किया जाता है इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए,
ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट्स को अगर हमें क्या करना है, उसकी क्वांटिटी पता लगानी है कि कितनी क्वांटिटी में वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या उसकी क्वालिटी का प्रेजेंट हमें लगाना है, पता लगाना है, तो वो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो EDTA तो एक आप ऑलरेडी दोगे ही, लेकिन DMG हो गया। DMG का मतलब होता है डाई मिथाइल ग्लाइकोजिम। निकल डाई मिथाइल ग्लाइकोजिम हमने लिया था, उसमें क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइकोजिम किस चीज़ का टेस्ट लगाता है, निकल का टेस्ट लगाता है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर एलिमेंट की प्रेजेंस या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरली क्या कहा जाता है, प्रेजेंट को पता लगाना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली से इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं हो पाते, तो उनको अगर हमें फाइंड आउट करना है बाय दी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि होता है एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये सारे जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन का भी यूज़ किया जाता है। टॉलरेंस रिएजेंट होता है एक, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वो भी एलिमेंट्स के, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। थर्ड आते हैं इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब पढ़ा चुकी हूँ मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पहले भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करना। जनरली क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड, इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करने के लिए। अगर हमें किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो इस मतलब सिल्वर और गोल्ड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, और उससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। फोर्थ आते हैं इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम जो है वही बेस्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर सेंट्रल मेटल आयन नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा ही नहीं। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है, K4FeCN6। जब तक कि आपका ये आयरन नहीं होगा, आयरन मतलब सेंट्रल मेटल आयन या एटम, ये नहीं हो गया तब तक लिगेंड अपना लोन पेयर नहीं देगा और ना ही ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस पे बेस्ड हो गए, आपके सेंट्रल मेटल एटम पे बेस्ड हो गए। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर हम देखें तो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में इसमें रहता है, हीमोग्लोबिन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें बुक में भी दिया हुआ है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन रहता है, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है हीमोग्लोबिन, लेकिन इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होती है वो कौन सी होती है, आयरन होती है, आयरन 2 पॉजिटिव। इसी के कारण हीमोग्लोबिन बनता है और हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, जो कि हमें रेड दिखाई देता है, होता एक्चुअली में ब्लू है वेन्स में, ठीक है, सॉरी रेड होता है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं क्लोरोफिल अगर देखते हैं तो क्लोरोफिल का भी, ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, ये भी आसपास के कंपाउंड से या लिगेंड से क्या होती है, कनेक्ट होती है। इन सब की कमी के कारण, मतलब इन एलिमेंट्स की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण डिजीजेस भी होती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में कम होता है तो अनीमिया हो जाता है। क्लोरोफिल की लीव्स में अगर कमी हो जाती है तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो येलोइश हो जाती हैं, या नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विटामिन में अगर हम देखें, विटामिन एक बी का कंपाउंड होता है B12, ठीक है, विटामिन बी का कंपाउंड होता है B12। ये इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो ये सेंट्रल मेटल आयंस जो रहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए और हमारी डे टू डे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। फिर आते हैं हम अगर इसका और अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस में ही हम अगर यूजेस देखें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज़ कैंसर, ट्यूमर, या फिर आप बोल सकते हो किसी ने अगर पॉइजन वगैरह ले लिया है, ठीक है, पॉइजन वगैरह लिया है तो उनके ट्रीटमेंट में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे प्लेटिनम हो गया,
ठीक है, लेड हो गया, ये सारे कंपाउंड्स, इनसे जो बने हुए कंपाउंड्स होंगे उनका यूज़ इनके ट्रीटमेंट में या इनके मतलब प्रोसेस में, डिसेक्शन प्रोसेस में किया जाता है। फिर आते हैं फिफ्थ, अगर और अगर हम देखें तो और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, हम ले सकते हैं इन फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। सिक्स देखें तो इन डाई इंडस्ट्री में भी, डाई इंडस्ट्री में डाइंग वगैरह के लिए, मतलब कलरिंग कंपाउंड, क्योंकि ये जनरली क्या करते हैं, कलर डाइन शो करते हैं, इसीलिए डाई इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। लिखने को आए तो आप इस तरीके से नाम ज़रूर लिखिएगा कि किस एलिमेंट का या किस कंपाउंड का जनरली यूज़ किया जाता है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप इसको अपने वर्डिंग में और अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम देखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनो मतलब समझ जाओ क्या, ऑर्गेनिक। ठीक है, मेटेलिक मतलब मेटल। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक और मेटल से मिलकर बने हो वो कहलाते हैं क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको दिया किसने था, E.C. फ्रैंकलैंड ने 1848 में दिया था। ठीक है, ये दिया नहीं है आपको बुक में, आप नोट कर लीजिएगा। 1848 में फ्रैंकलिन ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जितने भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखें तो वो किससे बन रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट से बन रहे थे। अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ही ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था, किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा E.C. फ्रैंकलिन ने, इन्होंने कहा कि क्यों ना मेटल के साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी यूज़ किया जाए, उनके साथ बॉन्डिंग होती है तो किस तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं, उससे भी कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। लेकिन वो कैसे बनते हैं, उसमें बॉन्डिंग बेस्ड होता है, मतलब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं ये बेस्ड किस पे हैं, बेस्ड ऑन बॉन्ड्स पे, और वो भी कौन सा बॉन्ड, कार्बन से मेटल का बॉन्ड। C मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो कि कार्बन से बना हुआ है, मतलब जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन प्रेजेंट। तो कार्बन और मेटल के बीच में C मतलब कार्बन और M मतलब मेटल। ठीक है, मतलब जहाँ पे कार्बन मेटल के साथ कनेक्ट हो और उससे जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब CM टाइप वाला बॉन्ड इसमें पाया जाएगा तो वो कंपाउंड कहलाएंगे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है जिंक, डाईमिथाइल जिंक आप बोल सकते, डाईइथाइल जिंक C2H5 और ये 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कैसा हो गया, जिंक क्या हो गई, मेटल, C2H5 मतलब आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अल्कोहल, इथेनॉल, ये सब आपने पढ़ा होगा 11th में भी, लेकिन अभी हम इसको डीप में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब मेटल कनेक्ट होती है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करती है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मरकरी है, मरकरी की रिएक्शन हमने किससे करा दी, मिथाइल से करा दी। ठीक है, तो ये भी हो गया मरकरी, इसको बोलेंगे हम क्या, डाईमिथाइल मरकरी, इसको डाईइथाइल जिंक, इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सिंपल है और कोई मतलब हार्ड नहीं है प्रोसेस, सिर्फ इसमें ये करा है हमने कि मेटल जो ली है वहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन की रिएक्शन हम किससे करा रहे थे, लिगेंड से करा रहे थे, लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा था। यहाँ पे हम सेंट्रल मेटल आयन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से करा रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग जो हो रही है वो CM टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा, ये जो होते हैं ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और सेकंड होता है पाई
इसको ऐसे लिखा जाता है पाई, ठीक है, पाई PAI, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो आपको पता होगा, ये तो 11th से पढ़ते आ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, है ना, ये सिंगल, और कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस पाई बॉन्ड को अगर हम देखें तो पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पाई बॉन्ड कहलाते हैं, और ये कैसे होते हैं, नेचर में वीक होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में दो तरीके के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बीच में और पाई बॉन्ड के उसमें। तो सिग्मा बॉन्ड का अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे तो जैसे दे सकते हो क्या, RMGX, ठीक है। RMGX मतलब R मतलब होता है, R से किसको डिनोट किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अल्काइल ग्रुप को डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो C2H5, बीच में हमने मेटल लगा दी। Mg मतलब मैग्नीशियम, मेटल आ गई, और X मतलब तो आपको पता ही है हैलोजन, क्लोराइड लगा दो या कोई भी आप लगा सकते हो। ये RMGX जो है इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये याद रखिएगा, ये अभी आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मतलब आगे ऐसे कंपाउंड्स आने वाले हैं जिनको आपको बाय द नेम और बाय द फॉर्मूला याद रखना होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड ने दिया था, इन्होंने मेटल को हैलोजन के साथ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कनेक्ट किया था, उसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल के लिए आप R का मतलब समझ जाइए, ये कंपाउंड का नाम है, ठीक है। R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। C2H5 जो लिखा हुआ है, X मतलब हैलोजन, तो ये क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और अगर और भी एग्जाम्पल देना चाहो तो यही दे सकते हो, जैसे कि जिंक है C2H5, ठीक है, और होल्टवाइज जिंक, डाइथाइल जिंक। इसके अलावा अगर पाई बॉन्ड देखें तो पाई बॉन्ड में दो इम्पॉर्टेंट नाम हैं। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक होता है जीस सॉल्ट, ठीक है, जीस सॉल्ट करके दिया गया है एक, और एक है फेरोसिन, ठीक है। अब दोनों क्या होते हैं, जीस सॉल्ट जीस ने दिया था, इन्होंने क्या बताया था कि कंपाउंड कैसे कनेक्ट होगा, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, तो ज़रूर इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से मिलेंगे, इन्होंने जीस सॉल्ट का एक स्ट्रक्चर बना के बताया। प्लेटिनम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ सॉरी कार्बन है, ठीक है, नहीं हाँ, यहाँ पे प्लेटिनम डायरेक्ट मेटल के साथ किससे कनेक्ट होगी, कार्बन से। यहाँ कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड ऊपर, H3, एक सेकेंड, C, एक C रहेगा यहाँ, एक C रहेगा यहाँ, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपको देखना होगा कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है या नहीं हो रही। 1 2 3 4 यहाँ पे हो रही है, एक जगह कमी हो रही है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ से एक आप हाइड्रोजन हटा दो। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या करा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ पे हो गए डबल बॉन्ड के थ्रू। कार्बन की ये वाली वैलेंसी अगर देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड है प्रेजेंट, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे बीच में आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। तो मतलब ये कैसा हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। मतलब जैसे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फेरोसिन का फॉर्मूला जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होती है, इस तरीके की पेंटा रिंग पाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है, बीच में आयरन लगा हुआ होता है।
इस तरीके से। इसको हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बीच में इधर रिंग बनी होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन से ये जो रिंग बनी है ये यहाँ पे हर एंड पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ कार्बन पेंटा कार्बन की रिंग है, और इसको हमने जब वो सर्कल फॉर्म कर लेती है तो हम उसको रिंग के थ्रू शो करते हैं। तो क्योंकि बॉन्ड्स जो अपनी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, फिक्स्ड नहीं होते। इसको बोलेंगे आप क्या, फेरोसिन। ये किसका फॉर्मूला है, फेरोसिन का। इसका स्ट्रक्चर, इसको जनरली बोला जाता है सैंडविच स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जैसे कि बेंजीन ले ली हमने, ये बेंजीन है, बेंजीन से हमने क्रोमियम को कनेक्ट कर दिया, ये आ गई आपकी दूसरी बेंजीन रिंग। दो बेंजीन रिंग से क्रोमियम कनेक्ट है बीच में, सेंटर में, इसको बोला जाता है डाई बेंजीन क्रोमियम। ये क्या है, सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये था आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल है, मेटल के साथ जब कार्बन की बॉन्डिंग पाई जाएगी या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग पाई जाएगी उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे दे सकते हो सिग्मा में, और यहाँ पे आप दे सकते हो क्या, जीस्ट सॉल्ट, फेरोसिन और क्रोमियम डाइबेंजीन क्रोमियम का। इसके यूजेस भी हैं, कुछ यूजेस एप्लीकेशंस वगैरह भी दी हुई हैं, वो आप बुक से देख लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 या 6 एप्लीकेशन आप याद कर लीजिएगा, और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसको इतना बस आप समझ लीजिए कि होता क्या है बेसिकली। अब आते हैं हमारा क्या, यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें लगभग हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये 3rd लेक्चर था। अब नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर, जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो 11 चैप्टर का स्टार्ट होगा। 11 चैप्टर जो है आपका एल्कोहल्स, इथेनॉल और फिनॉल वगैरह है, तो वो देखेंगे। अभी तक इस चैप्टर में आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू ज़रूर पूछिएगा।